अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ईद मुबारक। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कहानी का कोई न्यू एपिसोड आए तो आप देखना ना भूलें। और आप हमारे साथ हमारी कहानी के एंड तक बने रहें, ताकि हमारी कहानी में आने वाले नए नए मोड़ आपको दिलचस्प लगें। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रुख करते हैं हमारी कहानी अपनों के ज़ख्म परायों के मरहम के एपिसोड 3 की तरफ। मेहंदी के घर पर ताला पड़ा है, ये लोग कहाँ गए होंगे? अदनान मेहंदी के घर पर ताला पड़े देखकर परेशान हो गया। आंटी जी, मेहंदी ये सब लोग कहाँ गए? अदनान आंटी से पूछ रहा था। बेटा, तुम अब 15 दिन के बाद आ रहे हो। जिस दिन तुम दोनों की बहस हुई थी उसके दूसरे दिन ही वो लोग शहर छोड़कर चले गए थे। पर क्यों आंटी? मेहंदी ने ऐसा क्यों किया? अदनान परेशानी की हालत में सर पकड़कर रह गया था। जाने से पहले तो मेहंदी ने कुछ बताया होगा कि वो कहाँ जा रही है। नहीं बेटा, मैंने उससे पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। पर तुम इतने दिनों से कहाँ थे? आंटी, मैं अब्बू के ऑफिस के कुछ काम से बाहर गया था, आज सुबह ही लौटा हूँ। आंटी, मेहंदी ने लौटने के बारे में क्या कुछ नहीं कहा? अदनान कुछ उम्मीद भरे लहजे में आंटी से पूछ रहा था। नहीं बेटा, लेकिन जाते जाते मेहंदी ये ख़त तुम्हें देने के लिए कह गई थी। आंटी ने कबर्ड की ड्रॉज से वो ख़त निकाल कर दिया था। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। जाते जाते अदनान ने सलाम करते हुए ख़त को जेब में रखा था। घर आते ही अदनान अपने कमरे में चला गया और सोफ़े पर बैठते हुए उसने अपनी जेब से ख़त निकाला था। आदाब अदनान, जब तुम ये ख़त पढ़ रहे होगे तब तक मैं इस शहर से काफ़ी दूर जा चुकी होंगी। तुम मुझे ढूंढने की फिजूल कोशिश मत करना और तुम मुझे भूल जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं अगर तुम्हारे सामने होती तो तुम मुझे बार बार समझाने की कोशिश करते और शायद मैं तुम्हारी नाकामी से भरे उदास चेहरे को नहीं देख सकती थी। इसीलिए मैंने तुमसे दूर होना ही ठीक समझा। तुम मुझे माफ़ कर देना और कोई अच्छी लड़की देखकर शादी कर लेना और जितनी जल्दी हो सके मुझे भूलने की कोशिश करना। एक ख्वाब, मेहंदी। खुदा हाफिज़। पढ़ते हुए ना जाने कब अदनान का चेहरा आंसुओं से भीग गया था। गम की शिद्दत इतनी थी कि मेहंदी के बगैर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था। जहाँ कोई खुशी, कोई तमन्ना, ना कोई आरजू थी। अदनान जाने कब तक सोफ़े पर बैठा रोता रहा। कमरे में अंधेरा था। बेटा, अंधेरे में क्यों बैठे हो? अचानक अम्मी के कमरे में दाखिल होने से अदनान ने आंसुओं से भीगा चेहरा जल्दी से साफ़ किया था। अम्मी ने लाइट जला दी थी। बेटा, अंधेरे में क्यों बैठे हो? अम्मी ने अपनी बात दोहराई थी। अदनान, क्या बेटा तुम रो रहे थे? अम्मी की नज़रें अदनान की सूजी हुई आंखों पर पड़ी थीं। नहीं अम्मी, बस यूं ही। अम्मी की बात का ना चाहते हुए भी जवाब दिया था। बेटा, तुम सच में रो रहे हो? अम्मी घबराकर उसके करीब ही सोफ़े पर आकर बैठ गई थीं और सर पर हाथ फेर रही थीं। क्या बात है बेटा, अपनी अम्मी को नहीं बताओगे? माँ के मोहब्बत भरे लहजे ने उसके सब्र का बांध तोड़ दिया था। अम्मी? अदनान अम्मी से लिपटकर रो रहा था, एक छोटे से बच्चे की तरह। बच्चा चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, माँ के लिए हमेशा छोटा ही रहता है। अम्मी अदनान के आंसू पोंछते हुए कह रही थीं। बेटा, आखिर बात क्या है? मुझे भी तो कुछ बताओ। अदनान ने हाथ में दबा हुआ ख़त अम्मी के आगे कर दिया था। बेटा, अपने आप को संभालो। अगर तुम अपनी हिम्मत छोड़ दोगे तो इस परेशानी का सामना कैसे करोगे? अम्मी ख़त पढ़ चुकी थी। वो अपने बेटे का दर्द और गम पूरी तरह महसूस कर सकती थी, इसीलिए वो अपने बेटे को समझाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आखिर थी तो वो एक माँ ही। अदनान ने अपने गम को भुलाने की खातिर अपने आप को पूरी तरह से बिजनेस में मशगूल कर लिया था। ऐसे ही कितने दिन, कितने हफ्ते, फिर कितने महीने और महीने कई साल बनकर गुजर गए। मेहंदी के घर नहीं जाना? 5 बज चुके हैं। हाँ सीमा, जाना है,
लेकिन क्या? सीमा ने उसकी बात समझते हुए बीच में ही काट दी थी, क्योंकि वो मेहंदी को कुछ परेशान सा महसूस कर रही थी। मेहंदी, तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी? तुम कुछ परेशान लग रही हो। हाँ सीमा। सीमा, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? क्योंकि इस शहर में तुम्हारे सिवा मेरा और कोई करीबी दोस्त नहीं है। अरे मेहंदी, तुम गैरों की तरह बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। एक बार कहकर तो देखो। मुझे किराए पर एक कमरा चाहिए था। पर क्यों? मेहंदी, तुम्हारे तो इस शहर में दोनों भाई रहते हैं। जहाँ तक मैं जानती हूँ उनके खुद के घर हैं। हाँ सीमा, ये सच है, लेकिन अब मैं उन पर बोझ बनकर रहना नहीं चाहती। क्या वो सब कुछ भूल गए हैं कि तुमने उनके लिए कितनी परेशानियाँ झेली हैं और अनगिनत कुर्बानियाँ दी हैं? और वो घर भी तो तुम ही ने उनको दिलाया था ना, तो तुम उस घर से क्यों निकलना चाहती हो? उन एहसान फरामोशों को निकालो ना। नहीं सीमा, वो मेरे छोटे भाई हैं। मेरे अम्मी अब्बू की उम्मीद उन्हीं से थी। वो मेरी जिम्मेदारी थे, मेरा फ़र्ज़ था जो मैंने पूरा किया। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मेहंदी, बस इसके आगे हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अब तुम ये बताओ, तुम मुझे कमरा दिला रही हो या नहीं? हाँ भाई, आज ही अपने मकान मालिक से बात करूँगी, क्योंकि एक कमरा खाली होने वाला है। ये तो बहुत अच्छा है, हम दोनों साथ ही रहेंगे। पर मेहंदी, तुम कब तक इन गम और परेशानियों से जूझती रहोगी, जब तक खुदा मुझे उनसे जूझने की हिम्मत देगा? मेहंदी, जितना तुम्हारे बारे में सोचती हूँ उतना ही और ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ। बस सब कुछ सोचना बंद करो। क्या अब चलना नहीं है? अब तो ऑफिस के सारे लोग भी जा चुके हैं और ऑफिस भी बंद हो रहा है। मेहंदी ने अपना पर्स उठाते हुए कहा था। सीमा ने अपने पास वाला कमरा मेहंदी को किराए पर दिलाया था। मेहंदी अब इस किराए के कमरे में अकेली रहती थी। जब तक काम में मशगूल रहती तब तक वो अपनी परेशानियों से दूर रहती। जब फ्री होती तो तन्हाइयों का एहसास बढ़ जाता। कभी अदनान की यादें घेर लेती, कभी भाई बहनों की कमी का एहसास बढ़ जाता। मेहंदी ने भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया, फिर उनकी शादी की। मेहंदी ने अपना फ़र्ज़ पूरी तरह से पूरा किया, लेकिन अब उन सब के लिए मेहंदी बोझ बन गई थी। मेहंदी का ऑफिस छोटी बहन के घर से पास पड़ता था। इसी वजह से वो कुछ दिनों से अपनी बहन के घर रह रही थी। मेहंदी हमेशा अपने काम से काम रखती, लेकिन उसकी छोटी बहन का शौहर की नीयत उस पर ख़राब थी। उसकी बहन समरीन का शौहर उसे बुरी नज़र से देखता था। मेहंदी शायद अभी तक इस बात से अनजान थी। इतना वक्त गुजरने के बाद भी मेहंदी की खूबसूरती में कमी नहीं आई थी। मेहंदी अपनी सब बहनों में खूबसूरत थी। समरीन शायद मार्केट गई थी। उसका शौहर कासिम घर पर ही था। मेहंदी ऑफिस से आई थी। मेहंदी आने वाली मुसीबत से बेखबर थी। ऑफिस से आने के बाद कुछ थकावट सी महसूस हो रही थी। इसी वजह से वो आंखें बंद किए हुए कुर्सी पर बैठी थी। न जाने किसी ने धीरे से गेट बंद किया था। मेहंदी को शायद आहट सी कानों में पड़ी। उसने आंखें खोलकर देखा तो सामने कासिम था। ये क्या हरकत है? मेहंदी बहुत गुस्से में बोल रही थी और वो उठकर खड़ी हो गई थी। कासिम उसकी तरफ बढ़ रहा था। मेहंदी, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, तुम मेरी बन जाओ। तुम्हें फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूँगा। कमीने, तूने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं अपनी ही बहन का घर बर्बाद करूँगी, जिसको मैंने अपनी औलाद की तरह पाला है। कासिम आगे बढ़ता जा रहा था और मेहंदी पीछे हटती जा रही थी। कासिम ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसको अपने काबू में करना चाहा, लेकिन मेहंदी ने उसे धक्का मार दिया, जिस वजह से वो ज़मीन पर गिर पड़ा। मेहंदी गेट की तरफ दौड़ी। इतने में कासिम ने फिर उसे पकड़ लिया। अचानक कासिम के सर पर जैसे किसी ने ज़ोर से वार किया था। कासिम बेहोश होकर फर्श पर पड़ा था। समरीन, ये तुमने क्या किया? यही ठीक था अप्पी। समरीन खिड़की से आई थी। समरीन से लिपटकर मेहंदी बहुत रोई थी। आज से पहले मेहंदी ने अपने आप को इतना बेबस कभी महसूस नहीं किया था। इतनी बड़ी बड़ी परेशानियों का मुकाबला उसने अकेले ही किया था, लेकिन आज एक अकेलापन महसूस हो रहा था और एक सहारे की कमी भी खल रही थी।
मेहंदी अपने कमरे में बैठी यादों में गुम थी। आज अदनान की याद बहुत सता रही थी, जो आंसू बनकर आंखों से बह रही थी। आज इतने बरसों बाद यादों का सैलाब आंसुओं के जरिए आंखों से बह रहा था। अदनान को वो कभी भूली ही नहीं थी, लेकिन आज उसकी याद शिद्दत से सता रही थी। आज उसको एक बार देखने की तमन्ना फिर जाग उठी थी, लेकिन वो अब जाने कहाँ होगा। उसका अब परिवार होगा। दिल कह उठा, मेहंदी उसको भूल जाना ही अच्छा होगा। वो मेरे लिए एक गुजरा हुआ वक्त बना रहे, यही मेरे लिए और उसकी खुशहाल ज़िंदगी के लिए बेहतर है। आपने हमारी कहानी यहाँ तक सुनी। आपको हमारी कहानी में आने वाला नया मोड़ कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो और हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।